हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि एरिना का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर आ चुका होता है एक थ्री हेडेड बैट किंग, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉइजन इस जगह पर फैला रहा था। उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग थी और वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा आतंक मचाने लग जाता है। इसे देखने के बाद तो सारे ही लोग हैरान थे और कह रहे थे कि ये तो यहाँ पर ब्लड डीमन ट्राइब से बिलोंग करता है, जो कि 10,000 ईयर पहले एग्जिस्ट करती थी। और यहाँ पर ये इस लेडी की सिक्स्थ सोल स्किल है। इसे देखने के बाद तो वांग दोंगार भी हैरान थी और वो थोड़ी सी घबराई भी नजर आ रही होती है। लेकिन इतनी देर में हु यू हाओ को दिखाया जाता है, जो कि तुरंत एक शील्ड बना लेता है। और ये शील्ड उसने बनाई थी अपने दोस्त की मदद से, जिसके बाद तो यहाँ पर जैसे ही इस से आसपास की जगह अफेक्ट होने लग जाती है, हु यू हाओ की शील्ड तभी काम करने लगी थी। और हमें दिखाया जाता है कि हु यू हाओ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को भी रिलीज़ करता है, जिससे कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से थ्री हेडेड बैट किंग को यहाँ पर काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। इवन यहाँ पर इस बायोलॉजिकल रिफ्लेक्शन शील्ड का इस्तेमाल करते हुए हु युहाओ ने इसको काफ़ी बुरे तरीके से टक्कर दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर वो बहुत सारी बैट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता और उसकी जो पावर थी वो यहाँ पर डिवाइडेड हो चुकी थी। लेकिन अगेन वो खुद को जमा कर लेता और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर थ्री हेडेड बैट किंग आ चुका होता है। इसे देखने के बाद तो यहाँ पर मौजूद मास्क मैन भी कह रहा होता है कि ये तो एक बेस्ट मार्शल स्किल है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन इसे देखने के बाद तो यहाँ पर सन शुई भी कह रहा होता है कि ये तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और इसके साथ में डील करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिसके बाद वो ये भी कह रहा होता है कि आखिर इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। इवन लेजेंड्स ने तो ये भी कहा है कि हमारे जो तैंग सेक्ट के एंसेस्टर थे वो भी यहाँ पर इसके साथ में पहले फाइट कर चुके थे और उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ा था इसकी वजह से। हालांकि जब उन्होंने फ़ाइट की थी तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलना। इसे देखने के बाद तो जियांग जियांग भी कह रही होती है कि उसने अपनी ट्रू मार्शल सोल को फॉर्म कर लिया है। जिसके बाद तो वो लेडी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी और वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उसको पूरा भरोसा था कि यहाँ पर अब वो इन सभी को हरा देगी। साथ ही वो इतना ज़्यादा ऑफेंड हो चुकी होती है कि अब वो यहाँ पर कह रही होती है कि तुमने मेरे ब्रदर को नुकसान पहुँचाया है, तो अब तो यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपने ब्रदर के साथ में ही बरी कर दूँ और मैं ऐसा करके रहूँगी। जिसके बाद वो एक बार फिर अपनी फिफ्थ सोल स्किल की पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ज़्यादा पावर को रिलीज़ करती है। साथ ही यहाँ पर कुछ नॉइस जो कि इकट्ठी होकर आ रही थी वो यहाँ पर आ रही होती है और सभी अपने अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा अफेक्ट इससे हो रहा था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान और हताश हो चुके थे। इवन यहाँ पर जो बाकी सारे लोग एरिना के अंदर मौजूद थे और इस मैच को देख रहे थे उन्हें भी अफेक्ट हो रहा होता है, क्योंकि वो तो कंटेस्टेंट जितने स्ट्रांग भी नहीं हैं तो उन्हें नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा होता है। साथ ही वो लेडी तो खुश हो रही होती है, क्योंकि उसने सभी को यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक तरीके से मजबूर कर दिया होता है कि वो ढंग से खड़े भी ना हो सकें। लेकिन तभी यहाँ पर वांग दोंगार जब स्ट्रगल कर रही थी तभी हुई हाउ उसके हाथ को पकड़ता है और उसकी तरफ प्यार से देखता है। तभी यहाँ पर ये दोनों ही अपनी फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करने वाले थे, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी इमेंस अमाउंट में पावर रिलीज होती है और जाकर टकरा जा थ्री हेडेड बैट किंग से। और तभी यहाँ पर वो जो बैट किंग था वो सफ़र कर रहा होता है, लेकिन उसे गुस्सा भी इतना ही आ रहा था इन दोनों के ऊपर, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा बुरे तरीके से गुस्सा करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है। लेकिन ये चीज़ बस कुछ ही देर तक थी, क्योंकि सारे ही लोग देखते हैं कि जो थ्री हेडेड बैट किंग है इसकी हालत तो ख़राब हो चुकी है। वांग दोंगार जो कि अब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे होती है वो यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज़ करती है। साथ ही एक फॉर्मेशन भी वो बनाने में कामयाब हो गई थी। इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वो अब इस लेडी को सप्रेस कर रही थी। इस लेडी को भी इस बात से काफ़ी गुस्सा आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके चलते वो यहाँ पर काफ़ी ही ज़्यादा भड़क रही होती है दोंगार के ऊपर। लेकिन अब इसका कुछ फ़ायदा नहीं
होने वाला था, क्योंकि अब यहाँ पर हुई हाव और साथ ही दोंगार दोनों ने ही अपनी अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए इसको सप्रेस करने की ठान ली थी। इवन एल्डर होंग चेन को भी देखते हैं, जो कि कह रहे थे कि ये लास्ट कंपटीशन है, इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए। हुई हाव और साथ ही दोंगार ने यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर ऐसा करने में कामयाब हो सके। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस लेडी की भी हालत इसके भाई की तरह हो चुकी थी, वो तभी वहाँ आकर बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही डीन इस चीज़ को देखते हैं तो वो तुरंत ही अनाउंस कर देते हैं कि यहाँ पर इस बैटल के बाद टैंगसेक जो है उसने 5 पॉइंट्स को एक बार फिर से अर्न कर लिया है इस बैटल के अंदर। और हमें दिखाया जाता है कि टोटल पॉइंट्स उनके 9 हो चुके होते हैं, वो भी 7 में से। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी। इवन कुछ लोग जो कि अपोजिशन वाली टीम का साथ दे रहे थे उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन अभी आधे से ज़्यादा लोग हुई हाव की टीम के साथ हो चुके थे, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब होंगचेन जो थे वो अपने हाथों को ऐसे ही पीसते हुए ले जाते हैं। साथ ही क्राउन प्रिंस तो वहां से चला ही जाता है। ये देखकर तो फिर ऑरेंज को भी उसके पीछे पीछे ही जाना पड़ता है। साथ ही मास्क मैन को देखते हैं, जो कि अब कह रहा होता है कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जब वो ये कहता है तो ऑरेंज भी पलट कर देखती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि यहाँ पर अब जब हो यू हाव इनकी नज़रों में आ चुका है तो वो इतनी आसानी से इसे नहीं जाने देंगे। हालांकि हो यू हाव एंड टीम जो थे वो काफ़ी खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने एक और बैटल जीत लिया है। अब रात का समय हो चुका था और यहाँ पर हो यू हाव कह रहा होता है कि आज वाकई में एलाइट कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टायरिंग था, और अब हमें यहाँ पर सोल मेंटोर कंपटीशन के अंदर भी आना, ये बस अब ठीक ही है। जिसके बाद अब यहाँ पर दोंगार साथ ही काइटो और हुयुहाव वहाँ पर जा रहे थे, और हुयुहाव कह रहा होता है कि जो सोल मास्टर कंपटीशन है वाकई में इस समय काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला है, और नई तरीके की सोल गाइड टेक्नोलॉजी है वो भी हमें यहाँ पर मिल रही है सन एंड मून रॉयल मास्टर एकेडमी के थ्रू। जिसके बाद ये लोग उसी जगह पर चले जाते हैं। वहाँ का जो ओनर था वो तो यहाँ पर इनका इंतज़ार काफ़ी बेसब्री से कर रहा होता है। जैसे ही हुयुहाव वहाँ पर आता है तो वो उसको ग्रीट करता है और कह रहा होता है कि नॉकआउट राउंड के अंदर 48 और साथ ही 24 जो है वो आज आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज़ जल्दी से वहाँ पर चलिए। अब उसकी एक्साइटमेंट को देखते हुए हु यू हाउ उससे पूछ ही लेता है कि आज तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो। तभी वो कह रहा होता है कि आज हम एक नए फॉर्मेट के कंपटीशन को अनाउंस कर रहे हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। कंटेस्टेंट के बीच में एक डायरेक्ट फाइट होने वाली है, जो कि सोल गाइड के थ्रू होगी, और वो भी उनके खुद के द्वारा बनाए गए सोल गाइड। तो अब ये एक लाइफ एंड डेथ का बीच का बैटल होने वाला है। इसे देखकर काइटो और साथ डोंगार दोनों ही शॉक्ड हो चुके थे, लेकिन हु यू हाउ इसे देखकर कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है। जिसके बाद हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है कि लोग उसी जगह पर आ जाते हैं। काइटो एंड अदर्स जो थे वो यहाँ पर अपने अपने टूल बना रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कंपटीशन हो जाता है स्टार्ट, और हमें दिखाया जाता है कि अपना हुई हाउ 68 और साथ ही काइटो अपना 88 यहाँ पर अपने टूल्स को बना चुके होते हैं सबसे पहले, और उसके बाद 48, 26 एंड अदर्स भी अपने अपने टूल्स को बना चुके थे। तब यहाँ पर असल कंपटीशन शुरू होता है, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला था। तो इसे देखने के लिए काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं कि आखिर इस बैटल के अंदर हमको क्या देखने के लिए मिल सकता है, और वो भी कुछ एक्साइटिंग सा। जिसके बाद हमें यहाँ का मैकेनिज्म दिखाया जाता है, जो कि तुरंत ही यहाँ पर सेटअप हो जाता है, और उसके बाद यहाँ के जो टीम वाले बंदे होते हैं वो कहने लगे थे कि ये जो फाइट होगी वो आपके द्वारा बनाए गए सोल टूल से ही होगी, तो आप प्लीज़ उसका अच्छे से इस्तेमाल करिएगा, और हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लाइफ का है या फिर डेथ का, ये बस आपके स्ट्रेंथ और साथ ही आपकी वीकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। जिसके बाद जैसे ही यहाँ पर हु यू हाउ की एंट्री होती है तो वो लोग ये कहने लगे होते हैं कि जो पर्सन है जो कि व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ है ये क्लियरली डेंजर के अंदर नज़र आ रहा है। जिसके बाद बाकी सारे लोग चेयर अप कर रहे थे और देख रहे होते हैं कि अब आगे क्या होगा। एक तरफ नंबर 66 था तो दूसरी तरफ नंबर 48 होता है। जिसके बाद रेफरी कह रहा होता है कि दोनों ही साइड क्या रेडी हो चुके हैं। तभी हु यू हाउ और उसका ओपोजिशन वाला बंदा दिखाया जाता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जैसे ही यहाँ पर होस्ट बोलता है स्टार्ट, तो दोनों ही यहाँ पर अपने अपने वेपन से एक एक गन को शूट करते हैं, और सामने वाले बंदे की जो बुलेट होती है वो हु यू हाउ की बुलेट से टकरा कर वहीं पर डिस्ट्रॉय तो हो ही चुकी थी, लेकिन साथ ही वो बंदा बाल बाल बचता है, एंड ये चीज़ लिटरली वहाँ पर होती है। जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पर ये बंदा गिर गया था, और तभी हु यू हाउ कह रहा होता है कि
कि जो मैंने यहाँ पर ये जो तुम्हारे ऊपर एम किया है, मैं चाहता तो तुमको इससे हिट कर सकता था, तुम यहाँ पर ख़त्म भी हो सकते थे। तभी यहाँ पर वो बंदा कह रहा होता है कि जो मिंगडू के अंदर कंपटीशन हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ, हालांकि 48 और 24 में से काफ़ी अच्छा परफॉर्म हुआ है। और अब हमें देखना ये है कि 17 और साथ ही 66 के बीच में आखिर आगे क्या होगा। तभी जो बाकी सारे लोग थे जो कि इस बैटल के अंदर पैसे लगा रहे थे वो अच्छा खासा अमाउंट भी जीत रहे होते हैं, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि हुई हाओ ने भी अच्छा खासा अमाउंट अर्न किया था। जिसके बाद अगले दिन का सीन हमको देखने के लिए मिलता है और अब ये लोग आ चुके होते हैं एरिना के अंदर, जहाँ पर सुशंसी आया होता है। तभी हुई हाउस को हाई फाइव देता है और अपने सामने मौजूद ओपोनेंट को तुरंत ही अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पिरिचुअल हैंड के थ्रू उस बंदे को एक ही बार से हरा देता है। अब यहाँ पर ऐसे ही ये राउंड चलते रहते हैं, जहाँ पर जियांग जियांग और साथ ही बाकी सारे अदर कंटेस्टेंट जो थे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। काइटो तो अपनी कैनन के साथ में धमाल ही मचा रहा होता है, वो तो अपने ओपोनेंट को दिखने भी नहीं दे रहा था। जिसके बाद हुई हाओ एंड अपनी दोंगार दोनों ही फ्यूजन स्किल का भी इस्तेमाल करते हैं और इसी स्किल का इस्तेमाल करके वो अपने ओपोनेंट को एकदम ही ख़त्म कर देते हैं, एकदम जड़ से मिटा देते हैं अपने ओपोनेंट को। और ऐसे ही ये बैटल चलता जाता है और यहाँ पर इस बैटल को देखने के बाद लोग काफ़ी इम्प्रेस हो चुके थे हुई हाओ की टीम से। हुई हाओ की टीम भी अभी फ़िलहाल टॉप पे बनी हुई होती है और अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे ही लोग अब डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि कल होने वाला बैटल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बैटल होने वाला है इन सभी लोगों के लिए, जिसमें इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है। और तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टीचर शुआन कह रही होती है कि हमने अभी तक 6 गेम्स को जीत लिया है और साथ ही बेसिकली अगर हमें क्वालिफाइंग स्पोर्ट के ऊपर जाना है तो कल जो होने वाला कंपटीशन है सन एंड मून कॉलेज के साथ में, हमें उसको क्वालिफाई करना होगा सेकेंड स्पोर्ट के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सन एंड मून अकेडमी के जो डीन होते हैं वो इन सभी बच्चों को समझा रहे थे कि श्रेक ने ऑलरेडी 5 गेम्स को जीत लिया है और हमने अभी तक सिर्फ 4 गेम ही जीते हैं और एक हमारा अभी हार पे चल रहा है, ये सिचुएशन हमारे लिए अच्छी नहीं। तभी उसके साथ ही कह रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं है, कल को होने वाला बैटल हमें अभी भी सिचुएशन पलटने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि कल हमारी फाइट होने वाली है श्रेक के साथ में। उन्होंने अभी 5 बैटल जीते हैं और एक अभी हारा है, तो यहाँ पर हमारा चांस हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अभी टीचर इनको समझा रहे होते हैं कि कल का मैच हारना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद हम कम्प्लीटली एलिमिनेटेड हो जाएंगे, तो अब हमारे पास में कोई दूसरा चांस नहीं है। वांग क्यूआर भी अपने लोगों से कह रही थी कि अब तो हमें फ़ाइट करनी ही होगी, भले ही हमारे अगेंस्ट कोई भी आकर क्यों ना खड़े हो जाए। वैसे तो यहाँ पर जब सन एंड मून एम्पायर की टीम की फ़ाइट हुई थी हुई हाओ की टीम के साथ में, तब यहाँ पर वो लोग हार गए। तो सिंपली बात यह है कि अगर हमें हुई हाओ की टीम को हराना है तो सबसे पहले तो हमें उन लोगों को ही हराना होगा, क्योंकि अगर हम उन्हें ना हरा सके तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हम हुई हाओ की टीम को भी नहीं हरा सकते। तो टीचर शुआन कह रही होती हैं कि बिल्कुल, और हमें अभी हुई हाओ की टीम को भी हल्के में लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मोमेंट तो इतना ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि मैं तुम सभी को बता दूं कि अगर हम सेम लीग से भी आते हैं फिर भी वो हमें नहीं बख्शने वाले बैटल फील्ड के अंदर, क्योंकि उनको भी जीतना है। जिस पर क्यूआर कह रही होती है कि बिल्कुल, कल होने वाले मैच को भी वो लोग जीत गए तो फिर उनकी सारी की सारी विक्ट्री होगी और एक भी हार उनकी नहीं हुई है। और यहाँ पर सन एंड मून अकेडमी जो है वो 6 गेम जीत जाएगी, बिकॉज यहाँ पर वो टैंगमैन के साथ में जो एक्सपेक्ट कर रही है। जिसके बाद वो कह रही होती है कि हमारी टीम हारना अफोर्ड नहीं कर सकती। हालांकि इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि अब मामला काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका होता है। सारे के सारे कंटेस्टेंट अब डिस्कशन रूम से बाहर निकल के चांग क्यूआर को काफ़ी बेचैनी हो रही थी, तो वो वहीं विंडो पे खड़ी हो जाती और कह रही थी कि मुझे अपने श्रेक की ग्लोरी को वापस लेके आना है और इसके लिए कल होने वाले मैच के अंदर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना होगा। और कह रही थी कि हुई हाओ, जो तुम कर सकते हो वो मैं भी कर सकती हूँ। तभी वो थोड़ा साइड में देखती है तो हुई हाओ भी वहीं बैठा हुआ था और वो भी शायद से इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा होगा। दोंगार वहाँ से चली जाती है उसको देखकर, लेकिन 1 मिनट के लिए वहाँ पर रुकती भी है। जिसके बाद वो पलट के हुई हाओ को देखती है,
लेकिन अब फ़िलहाल वो एक लंबी सांस लेके वहाँ से निकल जाती है। अब डायरेक्ट हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चहल-पहल हो रही होती है, क्योंकि आज का ये राउंड देखने के लिए काफ़ी लोग भी आए हुए थे। दूसरी तरफ सन एंड मून रॉयल एकेडमी को दिखाया जाता है, स्क्रीन के ऊपर लाइव दिखाया जा रहा था इस बैटल को, जिसे देखने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे और कह रहे होते हैं कि अब देखना ये है कि आखिर आगे क्या होगा। एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपनी श्रेक भी आ चुकी होती है, तो यहाँ पर बाकी सारे लोग भी एक्साइटेड थे। रिपोर्टर भी न्यूज़ दे रहे होते हैं कि अब यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा राउंड शुरुआत होने वाला है, तो हमें भी ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। तभी यहाँ पर ये जो रॉबिन नाम का जो राउंड अभी तक चल रहा था वो अपने एंड पे आ चुका है, और अब देखना ये है कि अगले राउंड के अंदर आखिर क्या हो सकता है, क्या किसी तरीके से ये बाजी पलट भी सकती है या फिर नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सन एंड मून अकेडमी के जो डिसेबल्स थे वो आ रहे होते हैं, तो इनमें से कुछ न्यू फेसेस भी थे। इन्हें देखने के बाद तो अब यहाँ पर धोंगार कह रही होती है कि ये लोग तो मुझे कुछ अलग अलग से लग रहे हैं, क्योंकि कल ये मौजूद नहीं थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब होस्ट भी वहीं आकर खड़े हो गए थे और कह रहे होते हैं कि फ़िलहाल तो रॉबिन राउंड जो है इसका जो ग्रुप 1 और 27 मैचेस यहाँ पर हुए हैं। फ़िलहाल तो अभी यहाँ पर शेक अकेडमी और उसके अगेंस्ट में सन एंड मून रॉयल इंजीनियरिंग अकेडमी होने वाली है। देखना ये है कि आखिर इस बैटल के अंदर अब आगे क्या होएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि इस बैटल की शुरुआत करने के लिए क्यूआर आती है, और जैसे ही उसका ओपोनेंट वहाँ पर आकर खड़ा होता है तो वो काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहा था। वो यहाँ पर एक बोन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है जो कि तुरंत ही वांग क्यूआर को हिट करता है, और उसके अंदर से काफ़ी डिमोनिक सा ऑरा भी निकल रहा था। वांग क्यूआर के पास उसका स्पीयर था, तो वो उसका इस्तेमाल करती है और एक ही बार से उसको ख़त्म करती है। लेकिन अब वो अपने ओपोनेंट के साथ में फ़ाइट करने लगी थी। ओपोनेंट भी काफ़ी अच्छा फ़ाइट कर रहा था और कह रहा होता है कि अफसोस तुम्हारी रिदम एकदम ही बेकार है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो यहाँ पर अजीब सा बोन टाइप का डीमन था वो भी उससे फाइट कर रहा होता है। दोंगार तो यहाँ पर उसको देख रही होती है, लेकिन सडनली यहाँ पर कुछ अजीब सी पिल गिर जाती हैं और यहाँ पर उसके गिरते ही आसपास काफ़ी ज़्यादा गैस भी फैल रही थी, जिसका फ़ायदा उसका ओपोनेंट उठाता और कह रहा था कि अफसोस अब तुम्हारा खेल ख़त्म होने वाला है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर इतनी आसानी से इनके जाल में नहीं फंसने वाली थी। जैसे ही वो बंदा अपने पास में रखी हुई अपनी गन का इस्तेमाल करता है और उस पे बाद यहाँ पर अटैक करता है वांग क्यूआर के ऊपर, तभी क्यूआर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से सारी मिस्ट को हटाती भी है, साथ ही अपने स्पीयर को काफ़ी शानदार तरीके से मूव करती है और इस बंदे को चेन्स के थ्रू पकड़ लेती है। जिसके बाद तो अब यहाँ पर उस बंदे की बॉडी के ऊपर अटैक करने जा रही थी, तभी यहाँ पर ड्रैगन अपीयर होता है और ये गोल्डन ड्रैगन जो है वो तुरंत ही आके उस बंदे को निगल जाता है। रेफरी तो अब यहाँ पर सिचुएशन भी नहीं देखते, तुरंत ही अनाउंस कर देते हैं कि वांग क्यूआर ने इस मैच को जीत लिया है। जिसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर जो श्याओ होंगचेन होती है वो बैठी हुई रात के डिस्कशन के बारे में ही सोच रही थी, जहाँ पर उनके टीम एल्डर ने उनको बताया था कि श्रेक के अंदर वांग क्यूआर मौजूद है जो कि आउटस्टैंडिंग है और उसको हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी रहेगा। वैसे 1-on-1 बैटल के अंदर वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सबसे पहले इंडिविजुअल राउंड के अंदर उसको ही भेजेंगे मैक्सिमम 7 पॉइंट्स को हासिल करने के लिए, और हमारी टीम के पास टोटल 5 पॉइंट्स है। तो इंडिविजुअल बैटल के अंदर अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो लोग यहाँ पर इस बैटल को जीत कर भी हार जाएं। मैं यहाँ पर बात करूँगा क्राउन प्रिंस से, और नॉकआउट राउंड के अंदर ही वो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे प्लेयर्स को कुछ और पॉइंट्स दे देंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर एक और बंदा आ चुका होता है क्यूआर से फाइट करने के लिए। वो तुरंत ही अपनी कैनन्स वगैरह को निकाल लेता है और जैसे ही जाकर अटैक करता है क्यूआर के ऊपर, तो क्यूआर भी अपनी स्पीयर का शानदार उपयोग करती है और लगातार उस बंदे को अच्छा सबक सिखा रही थी। लेकिन वो भी स्पीड में काफ़ी फास्ट होता है और क्यूआर की आँख बचते ही वो उसके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन यहाँ पर क्यूआर बच जाती है और तुरंत ही उसके ऊपर पलट के अटैक करती है। इस बंदे के पास एक इनविजिबल शील्ड थी जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शील्ड होती है, साथ ही इसकी खासियत ये है कि वो ओपोनेंट की पावर को कंज्यूम कर सकती है। इसे देखने के बाद टीचर एंड बाकी सारे लोग जो थे वो काफ़ी परेशान थे वांग क्यूआर के लिए। सभी सोच रहे होते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वांग क्यूआर के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन भरा माहौल हो जाएगा, क्योंकि वांग क्यूआर इस बंदे की शील्ड को तोड़ती है तो ये लगातार कभी नई शील्ड लगा लेता है तो कभी नई, जिससे कि यहाँ पर इस बंदे की शील्ड ही ख़त्म नहीं हो रही थी और वांग क्यूआर की काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम हो चुकी होती है। और अल्टीमेटली हमें देखने के लिए मिलता है कि जब वो बंदा एक साथ 3-4 शील्ड को लगा लेता है
जो कि उसकी लास्ट शील्ड ही थी। तब वांग क्यूआर गुस्से से एक ही बार से उस सारी शील्ड को तोड़ती है। इससे उसकी काफ़ी पावर तो खर्च होती है, लेकिन वो बंदे को पीछे हटा के तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने वाली थी। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि तुरंत ही सरेंडर करता है। जिसके बाद तो यहाँ पर अपनी वांग दोंगारोन टीम भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि वांग क्यूआर ने सब कुछ कर लिया, और उसके खुद के टीममेट्स भी खुश हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उसका साथी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपनी अचीवमेंट को सप्रेस नहीं होने दूंगा। और तुरंत ही टीचर के पास जाकर कह रहा होता है कि आखिर आप क्यों से भेज रही हो, मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन तभी टीचर शुआन उसको समझा रही होती हैं कि देखो, ये जो बैटल है तुम्हें इसके अंदर अपनी खुद की आइडेंटिटी को साइड रखना होगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल की ग्लोरी से ज़्यादा एक टीम की ग्लोरी होती है। जिसके बाद वो उसे समझाने में कामयाब हो चुकी थी, और अब यहाँ पर रेफरी बता रहे होते हैं कि अब थर्ड राउंड भी होने वाला है। जिसके बाद अब वांग क्यूआर इसके लिए भी रेडी थी, लेकिन अब हमें वापस से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनके टीम एल्डर इन्हें समझा रहे होते हैं कि अगर वो फाइट करेगी और उसको 7 पॉइंट्स मिल भी गए, हमें उसे रोकना होगा, हम उसको 6 मैच के अंदर ही ख़त्म कर देंगे किसी भी कॉस्ट पे। वो काफ़ी गुस्से में थे और कह रहे होते हैं कि श्याओ होंगचेन एंड मैंग होंगचेन जो है उन्हें ऑलरेडी 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि वो आराम से लोगों को ख़त्म कर सकते हैं। इस प्रकार हमारी टीम के पास में हारने के बावजूद भी 3.7 पॉइंट होंगे, जिससे कि हम यहाँ पर एलिमिनेशन के अंदर तो नहीं जाने वाले हैं। जिसके बाद वो आगे बता रहे होते हैं कि इस प्रकार से अगर यहाँ पर हमें 5 पॉइंट और मिल जाएंगे बाद में, तो हमारे पास 8.7 पॉइंट्स बचेंगे, जिससे कि और भी ज़्यादा अच्छी बात है और हम लोग इस कंपटीशन को आराम से विन कर लेंगे। जिसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वांग क्यूआर अपने थर्ड ओपोनेंट को भी हरा चुकी थी, लेकिन अब न जाने उसके दिमाग में क्या आता है, वो तुरंत ही कहती है कि मैं इस इंडिविजुअल कंपटीशन को ख़त्म करके डायरेक्ट टीम बैटल में आऊँगी। ये सुनने के बाद तब यहाँ पर सारे लोग हैरान थे, और यहाँ पर टीम एल्डर भी कह रहे थे कि ये क्या हो गया, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। जिसके बाद टीचर शुआन को देखते हैं, जिन्होंने पास्ट में क्यूआर को समझा दिया था कि क्यूआर तुम पर्सनल राउंड के अंदर जाना और वहाँ नॉकआउट राउंड के अंदर तुम अच्छा परफॉर्म करना। उन लोगों ने पहले ही अपनी स्ट्रेटेजी बना ली होगी इन 3 पॉइंट्स को किस तरीके से वो लोग इकट्ठा कर सकते हैं, इसलिए हम अपनी पूरी की पूरी टीम का इस्तेमाल करेंगे उनको हराने के लिए। बाद में हम लोग यहाँ पर उनको हरा कर हम यहाँ पर 7 पॉइंट को हासिल कर लेंगे। टोटली हम लोगों की जीत होनी चाहिए और हम किसी भी पॉइंट पे हार नहीं सकते। ये देखने के बाद तो प्रेजेंट में टीम एल्डर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लोग इनसे भी 4 कदम आगे निकलेंगे। जिसके बाद यहाँ पर रेफरी कह रहे होते हैं कि क्योंकि श्रेक अब यहाँ पर इंडिविजुअल कंपटीशन को ख़त्म कर रही है, तो इस वजह से अब यहाँ पर डायरेक्ट टीम बैटल ही स्टार्ट होगा। और अब यहाँ पर दोनों ही टीचर्स एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। अब यहाँ पर फाइट होने वाली थी श्रेक और साथ ही अपनी। इसके बाद अब इन लोगों की आपस में फ़ाइट होने वाली थी, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब तुरंत ही उसकी टीममेट्स उसके पास आती हैं और क्यूआर को हील करने के लिए उसे कुछ टूल भी दिया जाता है। टीचर कह रही होती हैं कि टैक्टिक काफ़ी अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए, और अब हमें टीम बैटल के अंदर ही इसका एडवांटेज उठाना होगा, क्योंकि फ़िलहाल तो यहाँ पर इन सन एंड मून एकेडमी वालों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, इनके खुद के टीम मेंबर्स भी ख़त्म हो चुके थे। तो अब यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि अभी हम सिर्फ 6 लोग ही हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर जीतना होगा, क्योंकि तुम्हें याद तो होगा ही कि हमें क्या धमकी मिली है। तभी यहाँ पर इनके टीम एल्डर कह रहे थे कि तुम्हें पता है ना कि कल हमसे क्राउन प्रिंस ने क्या कहा है कि क्या आउटकम हो सकता है हमारे हारने का। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्राउन प्रिंस ने ऑलरेडी इनको धमकी दे दी है कि तुमको ये गेम जीतना होगा, नहीं तो तुम मरने के लिए तैयार रहना। तभी यहाँ पर शिया होंगचेन कह रहा होता है कि मैं किसी भी हालत में उसे ख़त्म करके रहूँगा। और गाइस प्रेजेंट में हमें यही दिखाया जाता है कि अभी फ़िलहाल इनके टीम एल्डर इनको कह रहे होते हैं कि किसी भी हालत में उन्हें जाकर ख़त्म करो। यहाँ पर शियाओ होंगचेन कह रहा होता है कि बिल्कुल। एंड गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है, एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।